अगला टॉपिक डिस्कस करना है हम लोगों को एब्जॉर्प्शन इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। पिछले क्लास में हम लोगों ने ये डिस्कस किया था कि हमारा जो भोजन है वो स्टमक से निकल के स्मॉल इंटेस्टाइन में आ चुका था, और स्मॉल इंटेस्टाइन में जब हमारा भोजन आया था तो स्मॉल इंटेस्टाइन में भोजन को ब्रेक करने के लिए दो ग्लैंड का सहारा लेना पड़ा था। पहला लीवर था और दूसरा पैनक्रियाज था। लीवर क्या प्रोड्यूस करता है, वो कैसे क्या ब्रेक करता है, पैनक्रियाज का प्रोड्यूस करेगा, पैनक्रियाज किसको क्या ब्रेक करेगा, ये हम लोग पूरी तरीके से डिस्कस कर चुके थे। वो अच्छा एक बात और, यहाँ तक के जो हम लोगों ने डिस्कस किया था कि स्मॉल इंटेस्टाइन का जो अंदर का वॉल है वो भी इंटेस्टिनल जूस प्रोड्यूस करता है और वो भी ब्रेक करने में अपना योगदान देता है भोजन को, है ना। ये हम लोग डिस्कस कर चुके थे। ओवरऑल कहने का मतलब है कि स्मॉल इंटेस्टाइन में भोजन का ब्रेकडाउन किस किस तरीके से होता है, किन किन ऑर्गन के मदद से होता है, ये हम लोग डिस्कस पूरी तरीके से कर चुके हैं। अब आपको ये मान के चलना है, समझिए ध्यान से, आगे बढ़ने से पहले आपको ये मान के चलना है कि जो हमारा भोजन स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में आया था वो भोजन पूरी तरीके से क्या हो चुका है, ब्रेक हो चुका है, बहुत ही छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड हो चुका है। इसीलिए हमने आपको पिछले क्लास में कहा भी था कि स्मॉल इंटेस्टाइन जो होता है वो कंप्लीट साइट ऑफ डाइजेशन होता है। मतलब कि पूरा का पूरा भोजन का जो ब्रेकडाउन है, भोजन का जो पूरा का पूरा स्मॉल पार्टिकल्स में डिवाइड होना जो वो कहाँ हो जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में ही हो जाता है। अब सवाल है कि सर ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन में भोजन हमारा ब्रेक हो चुका, छोटे छोटे पार्ट्स में वो डिवाइड हो गया, लेकिन अब उस भोजन के साथ होगा क्या, क्या वो स्मॉल इंटेस्टाइन में ही पड़ा रहेगा या उसके साथ कुछ होगा भी? तो वही हम लोगों को इस टॉपिक में पढ़ना है। तो टॉपिक का नाम है एब्जॉर्प्शन इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। पहले समझते हैं कि एब्जॉर्प्शन होता क्या है, समझिए। द डाइजेस्टेड फूड इज एब्जॉर्ब्ड बाय द वॉल्स ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन फ्रॉम वेयर इट गेट्स पास्ड ऑन टू द ब्लड। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन। अब देखो होता क्या है, स्मॉल इंटेस्टाइन में हमारा पूरी तरीके से भोजन डाइजेस्ट हो चुका है, मतलब कि पूरी तरीके से वो ब्रेक हो चुका है, ब्रेकडाउन उसका हो चुका है। अब होता क्या है, स्मॉल इंटेस्टाइन का जो वॉल है, मतलब कि स्मॉल इंटेस्टाइन का जो अंदर वाला पोर्शन है, स्मॉल इंटेस्टाइन का जो अंदर वाला पोर्शन है वो सारे के सारे फूड मटेरियल को एब्जॉर्ब कर लेता है, अपनी ओर खींच लेता है। और स्मॉल इंटेस्टाइन का जो अंदर वाला पार्ट है उसमें प्रेजेंट है पहले से ब्लड, और हमारा भोजन मिल जाता है कहाँ पे, ब्लड में मिल जाता है। उसके साथ क्या होता है, उसके बाद क्या होता है वो हम लोग डिस्कस करेंगे। बस समझिए कि एब्जॉर्प्शन का मतलब क्या हुआ। एब्जॉर्ब देखो, अभी हमारा फिलहाल फूड कहाँ रखा हुआ है, स्मॉल इंटेस्टाइन में रखा हुआ है, पूरी तरीके से वो डाइजेस्ट हो चुका है, ब्रेक हो चुका है, पूरा का पूरा छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड हो चुका है। अब होगा क्या, स्मॉल इंटेस्टाइन में ब्लड भरा हुआ है, मतलब कि स्मॉल इंटेस्टाइन है क्या, हमारा मसल ही तो है, उस मसल में क्या प्रेजेंट है, ब्लड प्रेजेंट है। तो हमारा सारा का सारा डाइजेस्टेड फूड जो स्मॉल इंटेस्टाइन में रखा हुआ है वो डाइजेस्टेड फूड मिल जाएगा किसके साथ, ब्लड के साथ। वही हमारा कहलाता है एब्जॉर्प्शन। अब सवाल है कि सर ब्लड में वो भोजन हमारा मिल गया, अब क्या होगा, तो वही हम लोग अब डिस्कस करने वाले हैं। अब समझिए कि ये विली क्या होता है। द इनर वॉल्स ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन हैव थाउजेंड्स ऑफ फिंगर लाइक स्ट्रक्चर, दीज आर कॉल्ड विली। फिंगर जैसे आप अपना पंजा निकालो, पूरा 5 उंगली है, उसमें यदि आप ध्यान से देखोगे तो बीच बीच में गैप है ना। ये जो उंगली है ना आपका 5 को, इसी प्रकार का आपका होता है विली। मतलब आप ये समझिए कि आपका जो पूरा का पूरा, देखो पूरा कहानी समझना, भोजन के साथ अब होता क्या है, ठीक है समझना। आपका जो स्मॉल इंटेस्टाइन है ना, उस स्मॉल इंटेस्टाइन में हजारों हजार के नंबर में विली प्रेजेंट है, VILLI विली इसका स्पेलिंग है। और ये होता कैसा है, फिंगर जैसा, मतलब फिंगर है उसके बीच में स्पेस है, फिर फिंगर उसके बीच में स्पेस है, इस प्रकार का थाउजेंड्स ऑफ विली आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रेजेंट है, हजारों हजार प्रेजेंट है। क्या इतना बड़ा नहीं, बहुत ही छोटा प्रेजेंट है, ठीक है, मतलब कि विली प्रेजेंट है। अब विली पूरी तरीके से ब्लड से भरा हुआ है, किससे भरा हुआ है, ब्लड से भरा हुआ है। तो विली क्या करेगा, सारे के सारे डाइजेस्टेड फूड को अपनी ओर खींच लेगा और अपने ब्लड में मिला लेगा। यहाँ तक कहानी समझ में आया। और इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, एब्जॉर्प्शन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, एब्जॉर्प्शन। एक बार पूरा कहानी समझाते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे तो समझ में आपको ज़्यादा आएगा, ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन में हमारा भोजन पूरी तरीके से ब्रेक हो चुका है, पूरी तरीके से ब्रेक हो चुका है। अब स्मॉल इंटेस्टाइन का जो अंदर वाला वॉल है, अंदर का जो पूरा पार्ट है स्मॉल इंटेस्टाइन का, उसमें हजारों हजार विली प्रेजेंट है। और विली कैसा होता है, फिंगर जैसा होता है। और इस विली में क्या भरा हुआ है भाई, इस विली में भरा हुआ है पूरी तरीके से ब्लड।
अब ये विली क्या करेगा, सारे के सारे डाइजेस्टेड फूड को, ब्रेक डाउन जो हो चुका है हमारा फूड, उसको अपनी ओर जो ब्लड है अपने बॉडी में, विली अपने बॉडी में जो ब्लड है उसको उसमें मिला देगा। विली के पास क्या है, ब्लड है, तो उस ब्लड में अपने भोजन को वो मिला लेगा। इस प्रोसेस को हम लोग बोल देंगे एब्जॉर्प्शन। अब फिर से सवाल ये है कि सर ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन में हमारा भोजन ब्रेक भी हो गया, स्मॉल इंटेस्टाइन के वॉल में विली प्रेजेंट है जिसमें कि ब्लड भरा हुआ है, और विली ने भोजन को लिया और अपने ब्लड में मिला भी लिया। अब क्या होगा, चलिए अब देखते हैं क्या होता है। द विली इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ द डाइजेस्टेड फूड। बेसिकली विली क्या करता है, विली अपने एरिया को बढ़ा लेता है, मतलब विली अपने साइज को बढ़ा लेता है ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा भोजन अपने ब्लड में मिला सके, है ना। अब ब्लड में एक बार हमारा भोजन मिल चुका है, अब होता क्या है वो समझो। द सरफेस ऑफ द विली एब्जॉर्ब्स द डाइजेस्टेड फूड मटेरियल्स। वही बात है जो हमने कहा कि विली क्या करेगा, सारे के सारे डाइजेस्टेड फूड को अपनी ओर खींचेगा और अपने ब्लड में घोल देगा, उसको मिला देगा, ठीक है। द एब्जॉर्ब्ड सब्सटेंसेस आर transported via the blood vessels to different organs of the body where they are used to build complex substances such as the proteins required by the body। अच्छा, ये आप में से कितने लोग हैं जो मानेंगे कि पूरे बॉडी में हमारा ब्लड भरा हुआ है, मतलब कि बॉडी के हर पार्ट तक ब्लड पहुंचा हुआ है, मानना पड़ेगा आपको। सही बात भी है, हमारे पूरे बॉडी के हर एक पार्ट तक ब्लड पहुंचा हुआ है। अब हुआ क्या, पूरा कहानी समझिए। स्मॉल इंटेस्टाइन में हमारा भोजन ब्रेक डाउन हो चुका है, पूरी तरीके से डाइजेस्ट हो चुका है। स्मॉल इंटेस्टाइन में पहले से क्या प्रेजेंट है, थाउजेंड्स के मामला, मतलब थाउजेंड्स के नंबर में विली प्रेजेंट है, और विली में क्या प्रेजेंट है, ब्लड प्रेजेंट है। तो विली क्या करेगा, सारे के सारे डाइजेस्टेड फूड को अपनी ओर खींचेगा और अपने ब्लड में मिला देगा। इस प्रोसेस को हमने नाम दिया था एब्जॉर्प्शन। अब विली जो कि पूरी तरीके से ब्लड से भरा हुआ है, उसमें हमारा फूड मटेरियल आके मिक्स हो चुका है। अब वो ब्लड क्या करेगा, पूरे के पूरे हर बॉडी पार्ट तक वो ब्लड जाएगा, और इसका मतलब है कि पूरे बॉडी पार्ट तक ब्लड जा रहा है, इसका मतलब ब्लड के साथ भोजन भी जा रहा है, क्योंकि ब्लड में तो हमारा भोजन मिक्स है, हाँ या ना। मतलब कि पूरे बॉडी तक हमारा ब्लड डेली, मतलब हर सेकेंड मूव करता रहता है। तो वो विली हमारे बॉडी के पूरे पार्ट तक जाएगा अपने ब्लड को लेके। इसका मतलब है कि विली अपने ब्लड को लेके जा रहा है, इसका मतलब है कि ब्लड के साथ साथ हमारा भोजन भी जा रहा है। तो जहाँ जहाँ ब्लड जाएगा वहाँ वहाँ हमारा फूड पहुँच जाएगा, हर ऑर्गन के पास पहुँचेगा हमारा फूड। अब वो ऑर्गन क्या करेगा, हमारे फूड से वो ऑर्गन एनर्जी प्राप्त करेगा, प्रोटीन बनाएगा अपना, तभी तो हम लोगों को एनर्जी मिलता है। एक बात ध्यान रहे, आप कितना भी खाना खा लो, खाना ब्रेक डाउन भी हो गया, लेकिन वो केवल और केवल खाना जो आपका स्मॉल इंटेस्टाइन में रखा हुआ है, तो इससे आपको एनर्जी रत्ती भर नहीं मिलेगा। जरूरी क्या है, जरूरी ये है कि वो भोजन ब्रेक डाउन हो जाए, लेकिन स्मॉल इंटेस्टाइन से हर एक बॉडी पार्ट तक उसका पहुंचना जरूरी है। नहीं पहुंचेगा, एनर्जी आपको मिलेगा ही नहीं। समझ रही है बात। तो वो विली क्या करेगा, अपने ब्लड में सारे के सारे फूड मटेरियल को मिक्स कर देगा, और जहाँ जहाँ वो बॉडी में हमारे ब्लड को, मतलब हमारे बॉडी में जहाँ जहाँ वो ब्लड जाएगा विली वाला, वहाँ वहाँ फूड मटेरियल भी हमारा जा रहा है। और जैसे एक बार ऑर्गन के पास हमारा फूड मटेरियल पहुँचेगा, वो ऑर्गन हमारे फूड मटेरियल से एनर्जी बनाएगा, प्रोटीन बनाएगा। और यदि आपके बॉडी पार्ट को, आपके ऑर्गन को यदि एनर्जी मिल रहा है, इसका मतलब है कि आपको एनर्जी मिल रहा है, क्योंकि हमारा बॉडी किससे बना है, ऑर्गन वगैरह से तो मिला हुआ है। बस यही हमारा पूरा कहानी चलता रहता है। समझ में आ गया पूरा कहानी। बस आगे बढ़ते हैं। अब है हमारा एसिमिलेशन क्या होता है। आइए थोड़ा सा एसिमिलेशन के बारे में पढ़ते हैं। द एब्जॉर्ब्ड फूड इज यूटिलाइज्ड बाय द बॉडी फॉर ग्रोथ एंड फॉर्मेशन ऑफ बॉडी पार्ट। दिस प्रोसेस इज नॉन एज एसिमिलेशन। अब देखिए हुआ क्या, विली में प्रेजेंट था ब्लड हमारे सारे फूड मटेरियल को हर एक बॉडी पार्ट तक लेके चला गया। अब हमारा पूरा का पूरा फूड मटेरियल कहाँ पहुँच चुका है, अलग अलग बॉडी पार्ट तक पहुँच चुका है। वो बॉडी पार्ट क्या करेगा, अब बॉडी पार्ट उस फूड मटेरियल से एनर्जी बनाएगा, प्रोटीन बनाएगा, रिपेयर करेगा, अपने आप को मजबूत बनाएगा। इस प्रोसेस को कहते हैं एसिमिलेशन। तो 3-4 प्रकार का डेफिनेशन आपके चैप्टर में अभी तक आ चुका है। यदि मैं आपको याद दिलाऊं तो बहुत पहले आपने पढ़ा है इंजेशन। इंजेशन का मतलब क्या था, भोजन खाने का जो प्रोसेस है वो इंजेशन कहलाता था।
भोजन का पचने का जो प्रोसेस है यानी कि डाइजेशन, वो क्या कहलाता था? डाइजेशन कहलाता था। खाना खाना इंजेशन, भोजन को पचाना डाइजेशन। स्मॉल इंटेस्टाइन से हर एक बॉडी पार्ट तक भोजन को लेके जाना एब्जॉर्प्शन। और हर एक बॉडी पार्ट तक जब एक बार हमारा भोजन पहुंच जाएगा, वो बॉडी पार्ट क्या करेगा? उससे एनर्जी बनाएगा, प्रोटीन बनाएगा, अपने आप को बिल्ड करेगा, मजबूती देगा अपने आप को। ये प्रोसेस क्या कहलाएगा? एसिमिलेशन कहलाएगा। तो चारों अलग अलग है, चारों का डिफिनेशन भी अलग है, चारों का मतलब भी अलग है। नोट्स में सब कुछ आसान भाषा में लिखा हुआ है, तो इसको एक बार आप खुद भी पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। अब हमारा भोजन स्मॉल इंटेस्टाइन से निकल के ब्लड के थ्रू हर एक बॉडी पार्ट तक पहुंच चुका, हर एक ऑर्गन तक पहुंच चुका। तो अब वो ऑर्गन, वो बॉडी पार्ट हमारा उस भोजन से कर क्या रहा है? एनर्जी बना रहा है, प्रोटीन बना रहा है, अपने आप को बिल्ड कर रहा है, अपने आप को मजबूत बना रहा है। और ये प्रोसेस क्या कहलाएगा? एसिमिलेशन कहलाएगा। कोई दिक्कत नहीं आता समझने में? चल आगे बढ़ते हैं। In the cells, glucose breaks down with the help of oxygen into carbon dioxide and water and energy is released। और ये जब हमारा भोजन एक बार हर एक ऑर्गन और ऑर्गन के हर एक सेल तक जब पहुंच जाएगा, मतलब कि हमारा भोजन पहले कहाँ पहुंचेगा? ऑर्गन के पास पहुंचेगा। ऑर्गन के बाद कहाँ पहुंचेगा भाई? हर एक सेल तक पहुंचेगा। तो जब एक बार हमारा भोजन हर एक सेल तक पहुंच जाएगा, तो हम लोग सांस तो ले ही रहे हैं, और जब एक बार आपके बॉडी में ऑक्सीजन चला गया तो आपका वहाँ पे एनर्जी बनना स्टार्ट हो गया। मतलब कि भोजन तो पहले पहुँच चुका है हमारे हर एक बॉडी पार्ट तक, भोजन पहुँच चुका है। कौन लेके गया? ब्लड लेके गया। अब अलग से क्या हम बॉडी में पहुँचा रहे हैं? ऑक्सीजन, सांस लेके। तो जब एक बार हमारे भोजन को ऑक्सीजन मिल जाएगा तो एनर्जी हमको मिल जाएगा, और एज अ वेस्ट मटेरियल हमारे बॉडी में क्या प्रोड्यूस होगा? कार्बन डाइऑक्साइड। मतलब हम लोग क्या रिलीज करते हैं, क्या छोड़ते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से है हमारे बॉडी में? कार्बन डाइऑक्साइड तब हमारे बॉडी में बनता है जब हमारे बॉडी में एनर्जी बन रहा होता है तब। जैसे ब्लड के थ्रू हर एक पार्ट तक क्या पहुंच गया? भोजन पहुंच गया। और जब हम लोगों ने सांस लिया तो हर एक पार्ट तक क्या पहुंच गया? ऑक्सीजन पहुंच गया। तो खाना पहले पहुंच चुका है, ऑक्सीजन अब पहुंच गया, तो वहाँ पे क्या बनना स्टार्ट हो जाएगा? एनर्जी बनना स्टार्ट हो जाएगा। और एनर्जी बनने के दौरान एज अ वेस्ट मटेरियल, मतलब कि एक फालतू चीज़ जो जनरेट हो जाता है, वो क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड है। और वो कार्बन डाइऑक्साइड हम लोग बॉडी से बाहर निकाल देते हैं। क्यों बाहर निकालते हैं? क्योंकि वो हमारे बॉडी के लिए किसी काम का नहीं है, वो एक तरीके से हमारे बॉडी के लिए वो वेस्ट मटेरियल है। समझ में आया पूरा कहानी? कोई दिक्कत इसमें? चलो, तो यदि कोई पूछे कि बताओ कार्बन डाइऑक्साइड हमारे बॉडी में कैसे बनता है, तो सिंपल सा बताना है कि जब एक बार भोजन हर एक सेल तक पहुंच जाता है, हर एक बॉडी पार्ट तक पहुंच जाता है, तो ऑक्सीजन वो अलग से ले लेता है। और एक बार जब हर एक बॉडी पार्ट तक भोजन और ऑक्सीजन दोनों पहुंच गया, तो एनर्जी बनना स्टार्ट हो जाता है, एनर्जी का फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है। और एनर्जी के बनने के दौरान एक जो फालतू चीज़ जनरेट होता है, वो क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड है। इसी तरीके से हमारा कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। और क्या ये कार्बन डाइऑक्साइड आपके बॉडी के लिए ज़रूरत है? नहीं, ये क्या है? वेस्ट मटेरियल है जो कि आपके बॉडी से बाहर निकल जाता है जब हम लोग सांस छोड़ते हैं तब। सिंपल। बस आगे बढ़ते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगा, वाटर रिलीज होगा। वाटर तो खैर हमारे बॉडी में ही रह जाएगा, वो हमारे काम का है। तो वाटर ये रिलीज होगा और आपको मिलेगा एनर्जी। तो एनर्जी देखो आपको तब मिलता है, मतलब कि जैसे मान लीजिए आप बहुत ही कमज़ोर हो गए हैं, आपके बॉडी में एनर्जी नहीं बचा हुआ है। एनर्जी आपको मिलेगा कब? जब आप खाना खाएंगे, माउथ में पहले उसका ब्रेक डाउन होगा, फिर वो खाना धीरे धीरे आएगा फूड पाइप में, फूड पाइप से स्टमक में, स्टमक के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन में फिर अपना लीवर कुछ काम करेगा, पेनक्रियाज अपना काम करेगा, स्मॉल इंटेस्टाइन खुद भी अपना काम करेगा। उसके बाद पूरा भोजन आपका ब्रेक होगा। भोजन ब्रेक होने के बाद जो स्मॉल इंटेस्टाइन में विली प्रेजेंट है, वो भोजन को लेकर अपने ब्लड में मिक्स करेगा। फिर वो ब्लड हर एक बॉडी पार्ट तक भोजन पहुँचाएगा। एक बार पहुँच जाएगा, फिर हमारे बॉडी में अलग से क्या आएगा? ऑक्सीजन जाएगा, तब जाके एनर्जी बनेगा। सोचो इतना लंबा प्रोसेस होता है, तब आपको एनर्जी मिलता है, तब आपको ताकत मिलता है। और एनर्जी बनने के दौरान आपके बॉडी में दो चीज़ प्रोड्यूस होता है, एक कार्बन डाइऑक्साइड जो कि बेकार है हमारे लिए, हम लोग उसको बॉडी से बाहर निकाल देते हैं। दूसरा क्या बनता है? वाटर बनता है, वाटर रिलीज होता है। लेकिन ये वाटर हमारे बॉडी में काम का है तो हमारे बॉडी के अंदर ही रह जाता है,
अच्छा, आपके मन में सवाल होगा कि सर जब वाटर हमारे बॉडी में बनता ही है तो फिर हम लोग अलग से पानी क्यों पीते हैं? समझिए, इसके पीछे का कहानी मतलब रीज़न ये है कि आपके बॉडी में जो वाटर रिलीज होता है ना वो बहुत ही कम होता है, उतना से हमारे बॉडी का रिक्वायरमेंट नहीं फुलफिल हो सकता है, तो हम लोग अलग से पानी पीते हैं ताकि पानी का मात्रा हमारे बॉडी में बरकरार रहे। हालांकि पानी तो प्रोड्यूस होता ही है हमारे बॉडी में, कब? एनर्जी बनने के दौरान, लेकिन क्या वो पानी इतना सफिशिएंट है कि आपको सर्वाइव आप कर जाएं? नहीं, वो पानी कम होता है, इसीलिए हम लोग पानी अलग से भी पी लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं इसमें। यही था आपका पूरा कहानी। उसके बाद the food that remains undigested and unabsorbed enters into the large intestine। अच्छा, एक बात बताइए, हमने आपको बोला था कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो कंप्लीट साइट ऑफ डाइजेशन है, मतलब कि यहाँ पे पूरी तरीके से जो भोजन है वो ब्रेक डाउन हो जाता है, ये हमने कहा था, ये हकीकत भी है। लेकिन इतना कुछ होने के बावजूद भी कुछ मटेरियल फूड के ऐसे होते हैं जो कभी डाइजेस्ट हो ही नहीं पाता है, कभी ब्रेक डाउन हो ही नहीं पाता है, तो वो भोजन स्मॉल इंटेस्टाइन से निकल के कहाँ चला जाता है? लार्ज इंटेस्टाइन में जाएगा। और जो भोजन हकीकत में ब्रेक डाउन हो गया था, जो छोटे छोटे टुकड़ों में बढ़ गया था, वो तो विली में मिल के कहाँ पहुँच चुका है? हर एक बॉडी पार्ट तक पहुँच चुका है, लेकिन जो डाइजेस्ट हुआ ही नहीं वो कहाँ पहुँचेगा? लार्ज इंटेस्टाइन में पहुँचेगा। तो अब हमारा लार्ज इंटेस्टाइन में वैसा भोजन आया है, वैसा मटेरियल आया है जो कभी पच पाया ही नहीं, जो कभी पच ही नहीं पाया, जो कभी ब्रेक डाउन हो ही नहीं पाया। समझ में आ रही है बात? अच्छा, एक बात बताइए, हम लोग बोलते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन को कंप्लीट साइट ऑफ डाइजेशन, क्या सही बात है? मतलब यहाँ पे भोजन का कंप्लीट ब्रेक डाउन हो जाता है, क्या सही बात है? नहीं, देखो हकीकत में देखा जाए तो हकीकत नहीं है। यदि पूरा ब्रेक डाउन हो जाता तो फिर ये जो लार्ज इंटेस्टाइन में जा रहा है उसका भी तो ब्रेक डाउन होना चाहिए था। कहने के लिए कह देते हैं, और क्यों कहते हैं ये समझिए। इसलिए कहते हैं क्योंकि जो भी भोजन ब्रेक डाउन होता है, जितना भी होना होता है, कम हो ज़्यादा हो, वो आखिरकार पूरा ब्रेक डाउन कब होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। लेकिन क्या पूरा ब्रेक डाउन हो जाएगा? नहीं, जो बच जाएगा वो लार्ज इंटेस्टाइन में शिफ्ट हो जाएगा। तो पूरा कहानी समझ में आया? इतना आपको ध्यान रखना है कि जो भोजन ब्रेक डाउन नहीं हो पाता है हमारा, लार्ज इंटेस्टाइन में वो ट्रांसफर हो जाता है। कहाँ से निकल के? स्मॉल इंटेस्टाइन से निकल के। तो यहाँ तक आपका कंप्लीट हुआ टॉपिक। अब हम लोग पढ़ेंगे लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में। अब आपको ये समझ के चलना है कि लार्ज इंटेस्टाइन में हमारा वैसा फूड मटेरियल है, वैसा फूड का सब्सटेंस है जो कि कभी डाइजेस्ट हो ही नहीं पाया, ब्रेक डाउन हो ही नहीं पाया। तो आइए थोड़ा सा हम लोग लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। क्या लिखा हुआ है देखो, द लार्ज इंटेस्टाइन इज वाइडर एंड शॉर्टर देन स्मॉल इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन जो होता है ना वो थोड़ा सा स्मॉल इंटेस्टाइन से चौड़ा होता है और लंबा तो खैर बहुत ज़्यादा होता है लार्ज इंटेस्टाइन, मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन से। सॉरी, कहाँ, नहीं सर, माय मिस्टेक। मतलब कि लार्ज इंटेस्टाइन जो है स्मॉल इंटेस्टाइन से क्या होगा? चौड़ा होगा, लेकिन स्मॉल इंटेस्टाइन से बहुत ही छोटा होगा। इस याद कीजिए, स्मॉल इंटेस्टाइन कितने मीटर का था? 7.5 मीटर का है स्मॉल इंटेस्टाइन, और लार्ज इंटेस्टाइन केवल 1.5 मीटर का, यानी कि 6 मीटर ये छोटा है किससे? स्मॉल इंटेस्टाइन से। लेकिन हाँ, चौड़ाई के बारे में बात करें तो चौड़ाई में कौन ज़्यादा है, स्मॉल इंटेस्टाइन या लार्ज इंटेस्टाइन? लार्ज इंटेस्टाइन। समझ रही है बात? तो ध्यान रखना है इसमें कि लार्ज इंटेस्टाइन केवल नाम के लिए लार्ज है, लेकिन ये होता है छोटा ही है। तो बात करें जी दोनों के कंपैरिजन में, तो ध्यान रखना है कि स्मॉल इंटेस्टाइन का लंबाई का बात करें तो 7.5 मीटर होता है, लार्ज इंटेस्टाइन के लंबाई का बात करें तो वो केवल 1.5 मीटर का होता है। फिर बात करें स्मॉल इंटेस्टाइन के चौड़ाई का, वो कम होता है। बात करें स्मॉल इंटेस्टाइन के चौड़ाई का तो वो कम होता है, लेकिन लार्ज इंटेस्टाइन का जो चौड़ाई होता है वो थोड़ा ज़्यादा होता है। तो ये दोनों पॉइंट समझ में आ गया। तो स्मॉल इंटेस्टाइन 7.5 मीटर का होगा और लार्ज इंटेस्टाइन 1.5 मीटर का होगा। ठीक है, आइए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। इट्स फंक्शन इज टू एब्जॉर्ब वाटर एंड सम सॉल्ट्स फ्रॉम द अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल। अब बताइए, जो भोजन हमारा नहीं पच पाया था, जो डाइजेस्ट नहीं हो पाया, वो स्मॉल इंटेस्टाइन से निकल के कहाँ चला गया? लार्ज इंटेस्टाइन में चला गया। लार्ज इंटेस्टाइन का काम क्या है वो समझिए। अब लार्ज इंटेस्टाइन का काम है, जो फूड मटेरियल हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन से निकल के लार्ज इंटेस्टाइन में गया है, वो कैसा भोजन है? अनडाइजेस्टेड, जो डाइजेस्ट नहीं हो पाया है, जो नहीं पच पाया है, जो ब्रेकडाउन नहीं हो पाया। तो उस भोजन में जो वाटर प्रेजेंट होगा ना, उस पूरे वाटर को एब्जॉर्ब कर लेगा,
कौन? लार्ज इंटेस्टाइन। पूरा कहानी समझो, जो भोजन स्मॉल इंटेस्टाइन में नहीं पच पाया, ब्रेक डाउन नहीं हो पाया, वो कहाँ पहुँच गया? लार्ज में पहुँच गया। अब उस भोजन में जो वाटर प्रेजेंट है, उस वाटर को कौन अपनी ओर खींच लेता है? सारा कौन एब्जॉर्ब कर लेगा उस वाटर को? लार्ज इंटेस्टाइन उन सारे पानी को अपनी ओर ले लेगा, खींच लेगा, सोख लेगा। मतलब आप ये बोल सकते हैं कि जो भोजन नहीं पच पाया था, जो ब्रेक डाउन नहीं हो पाया था, उसमें यदि थोड़ा बहुत ही वाटर का मात्रा प्रेजेंट होगा तो सारा का सारा वाटर लार्ज इंटेस्टाइन एब्जॉर्ब कर लेगा। तो बताइए फिर लार्ज इंटेस्टाइन में जो हमारा वो फूड है वो कैसा है? लिक्विड या पूरी तरीके से सॉलिड? कैसा बन चुका? अब सॉलिड बन चुका, क्योंकि इसमें जो भी वाटर था वो तो एब्जॉर्ब कर लिया। कौन? लार्ज इंटेस्टाइन। तो जो लार्ज इंटेस्टाइन में अब हमारा फूड मटेरियल है, जो कि डाइजेस्ट कभी हो ही नहीं पाया था, वो पूरी तरीके से बन चुका है सॉलिड। ठीक है, और उसका पानी कौन एब्जॉर्ब कर लिया? लार्ज इंटेस्टाइन। सिंपल। आइए अगला, द रिमेनिंग वेस्ट पासेस इनटू द रेक्टम। उसके बाद ये सारा का सारा फूड मटेरियल लार्ज इंटेस्टाइन से सॉलिड वाला फूड मटेरियल कहाँ चल जाता है? रेक्टम में चला जाता है। एंड रिमेन्स देयर एज सेमी सॉलिड फैसेस। और रेक्टम में पहुँच के वो बिल्कुल सॉलिड फॉर्म में हमारा वेस्ट मटेरियल प्रेजेंट रहता है, वहाँ पे इकट्ठा रहता है। द फैकल मैटर इज रिमूव्ड थ्रू द एनस फ्रॉम टाइम टू टाइम। और जब हम लोग वॉशरूम जाते हैं तो रेक्टम से ही हमारे बॉडी से वो वेस्ट मटेरियल बाहर निकल जाता है एज अ सॉलिड। कोई डाउट इसमें? अब समझ में आया पूरा कहानी? तो जो फूड मटेरियल हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेस्ट नहीं हो पाया था वो पहुंच जाता है लार्ज इंटेस्टाइन, और लार्ज इंटेस्टाइन में उस फूड के साथ मात्र एक काम होता है, उस फूड का सारा पानी एब्जॉर्ब कौन कर लेगा? लार्ज इंटेस्टाइन एब्जॉर्ब कर लेगा। और वो फूड मटेरियल हमारा बन चुका है पूरी तरीके से सॉलिड, और वो सॉलिड मटेरियल जाके रेक्टम में जमा हो जाता है, और रेक्टम से फिर वो हमारे बॉडी से एनस के थ्रू बाहर निकल जाता है। समझ आ गया पूरा कहानी? अगला है हमारा इजेशन। इजेशन क्या होता है समझो, द एलिमिनेशन ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड फ्रॉम द एलिमेंट्री कैनाल इज नॉन एज इजेशन। मतलब जब आपके बॉडी से एनस के थ्रू वेस्ट मटेरियल जब बाहर निकल जाता है, इस प्रोसेस को हम लोग कहेंगे इजेशन। बस अब पूरा का पूरा कहानी आपको एक बार में समझाते हैं कि ये जो डाइजेस्टिव सिस्टम हमारे ह्यूमन बॉडी का है, इसमें मेनली 5 ही प्रोसेस होता है। पहला प्रोसेस इंजेशन का। इंजेशन में केवल और केवल आप खाना खाते हैं। उसके बाद होता है डाइजेशन। डाइजेशन में केवल आपका भोजन पचता है, ब्रेक डाउन होता है। उसके बाद है एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन में आपका भोजन केवल और केवल हर एक सेल तक पहुंचता है, हर एक बॉडी पार्ट तक पहुंचता है एब्जॉर्प्शन में। और कौन पहुंचाता है, कौन एब्जॉर्ब करके पहुंचाता है? विली। ठीक है। उसके बाद है एसिमिलेशन। एसिमिलेशन क्या होगा? एक बार जब फूड मटेरियल हर एक बॉडी पार्ट तक पहुंच गया तो हर एक बॉडी पार्ट क्या करेगा? उससे अपना एनर्जी बनाएगा, प्रोटीन बनाएगा, अपना बॉडी डेवलप करेगा। ये कहलाता है एसिमिलेशन। और इसके बाद जो अनडाइजेस्टेड मटेरियल है, जो कि लार्ज इंटेस्टाइन के रेक्टम में जमा होता है, वो जब हमारे बॉडी से बाहर निकलता है सॉलिड रूप में, तो वो हमारा कहलाता है इजेशन। तो ये 5 प्रोसेस आपको ध्यान रखना है। पांचों का पांचों प्रोसेस नोट्स में अच्छी तरीके से लिखा हुआ है। यहाँ तक में कोई दिक्कत किसी को? यहीं पे हुआ आपका ह्यूमन का डाइजेस्टिव सिस्टम पूरी तरीके से कंप्लीट। अगला जो है वो है हमारा डाइजेशन इन ग्रास ईटिंग एनिमल्स। मतलब ऐसे एनिमल्स के बारे में पढ़ेंगे जो कि घास फूस खाते हैं ना, उसमें डाइजेस्टिव सिस्टम कैसे काम करता है ये हम लोग डिस्कस करेंगे, लेकिन अगले वाले क्लास में। मिलते हैं हम लोग अपने अगले क्लास में। थैंक यू वेरी मच।